प्रमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल में वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचारों में हमने स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया था। स्वरों का वर्गीकरण हम पूरा पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि स्वर क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अब हम व्यंजनों के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, परंतु उनका वर्गीकरण अभी हमने अधूरा ही पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा था व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। इसमें उच्चारण के स्थान पर जो वर्गीकरण था उच्चारण स्थान के आधार पर वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर उसे पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर दो भागों में किया गया है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। वर्णों के उच्चारण में जो प्रारंभ में समय लगता है, यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो प्रारंभ में समय लगता है, तो प्रारंभ में समय लगने के कारण वहाँ पर कौन सा प्रयत्न बनता है? अभ्यंतर प्रयत्न बनता है। अब कौन कौन से व्यंजन हैं, उनके क्या नाम हैं जो इस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये जो है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु कुछ अवरोध के साथ मुखावयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट स्पर्श यानी कि छूते हुए, स्पर्श अर्थात छूते हुए। जब प्राणवायु मुख के किसी अवयव को छूते हुए अवरोध के साथ बाहर निकलेगी तो वहाँ पर कौन सा व्यंजन बन जाएगा? स्पर्श व्यंजन बन जाएगा। इनकी संख्या 16 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 16 मानी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये 16 वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये है क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन। कौन कौन से वर्ग के व्यंजन हैं ये? क वर्ग के हैं, ट वर्ग के हैं, त वर्ग के हैं और प वर्ग के हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा वाला वर्ग गायब है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। हमने 5 वर्ग देखे थे, उनमें से एक इसमें नहीं है और वो है च वर्ग। च वर्ग इसके अंतर्गत नहीं आता है। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है इनके प्रारंभिक 4 वर्ण जैसे क ख ग घ, ट ठ ड ड, त थ द ध और प फ ब भ, ये जो 4 वर्ण हैं प्रारंभ में के जो आते हैं, मतलब स्टार्टिंग से हम क्रम से गिनेंगे तो 4 वर्ण जो होंगे वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब जो नहीं आते हैं अब हम उनको देखते हैं कि कौन से नहीं आते हैं। ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है और एक म नहीं आता है, और साथ ही च वर्ग पूरा ही नहीं आता है। इसमें किसमें नहीं आता है? वो स्पर्श व्यंजनों में नहीं आता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 16 हो गई। 16 एक वर्ग में 4 है और 4 ही वर्ग है तो 4 × 4 अर्थात 16। तो 16 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु संघर्ष करती है, मतलब कि वही अवरोध के साथ बाहर निकलते हैं परंतु उसके साथ इसमें क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। संघर्ष के साथ घर्षण करती हुई जब प्राणवायु बाहर निकलती है तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब इन व्यंजनों में कौन से वाले आते हैं? च, छ, ज, झ। जो च वर्ग स्पर्श व्यंजन में नहीं आया था वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो च वर्ग है वो कौन से व्यंजन मानते हैं? उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। बाकी क, ट, त और प वर्ग कौन सा वाले व्यंजन होते हैं? केवल स्पर्श व्यंजन होते हैं और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन
कहलाते हैं च वर्ग। तो ये दो भाग तो ये कंप्लीट हुए। अब तीसरा देखते हैं हम, नासिक के व्यंजन। नासिक, नासिक क्या था, नाक से निकलने वाले वो व्यंजन जिनके उच्चारण नाक से द्वारा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। हमने कल भी देखे थे ये, इससे पिछली क्लास में भी हमने देखे थे कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। आज एक बार फिर हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण ये रहे, आपको देखिए, ये क वर्ग का, ये च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और ये प वर्ग का। तो ये पांचों वर्गों के पांच नासिक के व्यंजन हैं, जो पांचवा वर्ण होता है वो हैं। तो इनका उच्चारण नाक से होने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद है अगला उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा की नोक एक झटके से ऊपर उठकर टिकती है उन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जब जिनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ती है जैसे कोई एक झटक रही हो। जैसे हम उंगली से पानी की बूंद को झटकते हैं, उसी प्रकार से जिह्वा ऊपर होकर वापस हवा को बाहर निकालती है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार के वर्णों का जब उच्चारण करते तो उन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। इस उत्सिप्त व्यंजन का एक अन्य नाम भी है, इस उत्सिप्त व्यंजन का एक और अन्य नाम है ताड़नजात, मतलब कि ताड़ते उसे फेंकते हैं, इसीलिए द्विगुण या द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इन नामों को याद कर लेना आप। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये वाले व्यंजन होते हैं। इन्हें हम हिंदी वर्णमाला में, आपको मैंने उस टाइम पे भी समझाया था, तो कि एक तो होता है ये और एक होता है ये हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का हो जाता है, सॉरी ट वर्ग का हो जाता है और ये अलग से जाते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किन्हें कहते हैं, वो व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय, वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है, यानी ऐसा लगता है कि जिह्वा ही लुढ़क रही है, वायु जो है वो जिह्वा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे जीभ में वायु और जीभ एक दूसरे से फिसलती हुई बाहर निकलती है। जैसे आप देखिए, इसमें इस वर्ण का उच्चारण करने में जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है, इसीलिए इस व्यंजन को क्या कहते हैं, हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना। किस व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन को। तो वो व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु जो है वो जीभ से लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, कि लुढ़कती हुई सी बाहर निकल रही है, और साथ ही या हम कह सकते हैं कि जब उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तब हमारी जीवा में कंपन उत्पन्न होता है और इसीलिए लगता है कि वायु लुढ़कती हुई से बाहर निकल रही है। तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब ये व्यंजन कौन सा है, र। आप र बोलकर देखना, अपने आप आपकी जीवा में थोड़ा सा कंपन जरूर होगा। जब भी हम र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा में कंपन होता ही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु लुढ़कती हुई सी बाहर निकल रही है। अगला है संघर्षहीन व्यंजन। कौन से व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के ही बाहर निकल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन कौन से होते हैं, य और व। य और व्यंजन को
व को संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और साथ ही मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें वर्ण व्यंजन में नहीं गिनकर किस में गिन लिया जाता है? स्वर में भी गिन लिया जाता है। ये मतलब न तो पूरी तरीके से स्वर होते हैं, न पूरी तरीके से भी व्यंजन होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये कौन से हैं? संघर्षहीन व्यंजन। अब हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पार्श्व का अर्थ देखते हैं। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पार्श्व का अर्थ हमने इसमें देखा कि पार्श्व का अर्थ होता है बगल, अर्थात हम बगल का मतलब जानते हो ना, साइड। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जो है वो जिह्वा के दोनों बगल से निकल जाती है, अर्थात न तो ऊपर से निकलती है, न नीचे से निकलती है, न लुढ़कती हुई निकलती है, न ही जिह्वा की नोक से फेंकती है। कैसे निकलती है? जिह्वा के दोनों बगल से, जहाँ पर वर्ण निकल जाता, जिह्वा के दोनों बगल से जहाँ वर्ण के उच्चारण में वायु निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन है ल। कौन सा ये व्यंजन? ल। ल वर्ण के उच्चारण में जिह्वा के बगल से वायु निकल जाती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो स्वर तंत्रियां, कौन सी? दो स्वर तंत्रियां, यानी कि दो उच्चारण स्थान हम मान सकते हैं, आपस में संघर्ष के साथ बाहर निकल, सॉरी दोबारा देखिए इसे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो स्वर तंत्रियां नजदीक आ जाती है और वायु उन दोनों से संघर्ष करते हुए, मतलब उन दोनों के बीच में से निकलती है, तो वहां पर कौन से व्यंजन कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ये देखिए, कौन से व्यंजन कहलाएंगे? वहां पर संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। और ये संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श, 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 ह। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है जब निकलती है, या उन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं, तो दो स्वर तंत्रियां नज़दीक आ जाती है और उनसे संघर्ष करते हुए जब वायु निकलती है, तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं? संघर्षी व्यंजन बन जाते हैं। तो ये थे हमारे बाह्य प्रयत्न के आधार पर में, ये थे हमारे अभी जो हमने पढ़े थे, वो तो क्या थे? अभ्यंतर प्रयत्न थे। प्रयत्न के आधार पर जो हमने वर्गीकरण देख रहे थे हम, उसमें वो थे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों का जो भी वर्गीकरण किया था, इसमें हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने देखा था कि जो व्यंजन होते हैं वो कितने माने थे? हमने 16 माने थे। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद हमने देखा था स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसमें हमने च वर्ग को लिया था, मतलब 4 वर्ण। उसके बाद हमने नासिक्य देखे थे। नासिक्य में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण हमने लिया था। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें हमने लिया था, क्या लिया था? इसमें हमने लिया था ड, यानी हम कह सकते हैं कि द्विस्पष्ट या द्विगुण या फिर ताड़नजात व्यंजन, जो इसके उपनाम हैं। इसके बाद हमने लिया था लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में हमने देखा था कि इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है और इसमें र वर्ण आता है। इसके बाद हमने संघर्षहीन व्यंजन देखा था। संघर्षहीन व्यंजन में हमने य और व वर्ण को देखा था और इन दोनों वर्णों को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी
कहते हैं। इसके बाद हमने देखा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में हमने ल वर्ग को लिया है और इसमें हमने कहा था पार्श्व का अर्थ होता है बगल, अर्थात जब प्राणवायु जीभ के दोनों बगल से निकल जाती है तो वहाँ पर कौन सा वर्ण बन जाता है, पार्श्विक व्यंजन यानी कि ल वर्ण होता है। इसके बाद हमने देखा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में हमने देखा था कि वो वर्ण या वो व्यंजन जिनके उच्चारण में दो स्वर तंत्रियाँ बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, अर्थात वायु के जो निकलने का मार्ग होता है, जब हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है तो उसके जो निकलने का मार्ग होता है वो सकड़ा हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से, स्वर तंत्रियों के नज़दीक आने की वजह से वो कम हो जाता है, तो उनमें संघर्ष होता है। इसीलिए वो वर्ण जो संघर्ष के साथ उच्चरित होते हैं उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और इनमें आता है श श श ह। ये थे हमारे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय अंत में जो प्रयत्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग दो भाग किए गए हैं। एक है श्वास वायु या फिर प्राणवायु के आधार पर और दूसरा है नाद अर्थात आवाज़ या कंपन के आधार पर। तो सबसे पहले हम श्वास वायु या फिर प्राणवायु के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इसमें देखिए आप, सबसे पहले श्वास वायु प्राणवायु के आधार पर हमें इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे, तो हम सबसे पहले अल्प प्राण देखते हैं कि अल्प प्राण किसे कहेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अल्प अर्थात कम, थोड़ी, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता हो, बहुत कम मात्रा में हवा निकलती हो, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 19 मानी गई है। आजकल पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल टोटल संख्या बताइए, या उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है अल्प प्राण में, तो और कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो इनमें अल्प प्राण में व्यंजनों की संख्या होती है 19 और स्वरों की संख्या तो आपको पता ही है कितनी होती है, अल्प प्राण में हो चाहे महाप्राण हो, कोई सा भी प्राण, स्वरों की संख्या तो निश्चित है। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। और स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में आएंगे। और व्यंजनों की संख्या 19। अब कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि व्यंजनों की संख्या अल्प प्राण में 19 होती है और स्वरों की संख्या 11। तो कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए, 30। कितने हो गए, 30। अब व्यंजन जो थे 19, अब वो कौन कौन से वर्ग के व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। इसी के साथ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य र ल व, वो भी अल्प प्राण में आते हैं और सभी स्वर वर्ण आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो कौन कौन से हैं। पहला प्रत्येक वर्ग का क वर्ग ले लेते हैं हम, क, इसका तीसरा ख नहीं ग, पांचवा ये वाला। च वर्ग ले लो आप, च है, ज है और य है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा वाला वर्ग ले लेंगे, ट वर्ग। तो ट वर्ग में ट, ठ नहीं आएगा, ड, ढ नहीं आएगा, ना आ गया, ये 3 हो गए। इसी के बाद हम देख लेते हैं आगे, त वर्ग में तो त आ जाएगा, द आ जाएगा और न आ जाएगा। प वर्ग में हम प आ जाएगा, ब आ जाएगा और म आ जाएगा।
तो आप चाहो तो गिन भी सकते हो इन्हें। तो ये पूरे कितने हो जाएंगे? 19 निकलेंगे। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में य र ल व हो जाता है और सभी वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको दोनों को मिलाकर तो कितने बन रहे हैं? इन दोनों को मिलाकर तो 19 ये प्लस 11 तो कितने हो गए? 30। अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या 30 होती है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में हम देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है, श्वास की मात्रा अधिक लगती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महा यानी ये बड़ा, तो ज़्यादा लगना। अब इसमें जो महाप्राण में, यहाँ पे प्राण ही रह गया, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी? 14। कितनी होती है महाप्राण वर्णों की संख्या? 14 होती है। अब 14 तो होती है, अब कैसे होती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक एक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा। अभी दूसरा चौथा वर्ण कौन कौन से बचे जो उसमें नहीं लिए हैं हमने, वो इसमें आ जाएंगे। जैसे ख, घ, उधर से छ, झ। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ इसमें, पहले हम ऊष्म व्यंजन में देख लेते हैं। ये ऊष्म व्यंजन जो है ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आप, जो महाप्राण होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैं इसको लिख के समझा देती हूँ। क, ख, ग, घ। आप भी 4 वर्ण देखते हैं। क का हम इंग्लिश में लिखेंगे, अगर क को हम तो के, ख को लिखेंगे तो के एच, ग को लिखेंगे तो जी, और घ को लिखेंगे तो जी और एच। तो किस में वर्ण ज़्यादा हुए? इसमें और इसमें। बोलने में समय भी इसमें ज़्यादा लगेगा, लिखने में भी इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो महाप्राण और अल्प प्राण में यही अंतर है। ये अल्प है, ये महा है, अर्थात बड़ा है, ये छोटा है। लग गया अंदाजा? तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर अंग्रेजी वर्ण में डबल वर्ड लेने पर 2 वर्ड मिलाकर उसका एक मीनिंग, उसका एक वर्ण का हम वो लिख सकते हैं साइन, वो तो हो जाता है महा। और जहाँ पर केवल एक वर्ण से ही हिंदी वर्ण का साइन समझ में आ जाए, उसे बोल देंगे हम अल्प। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही श श श ह जो ऊष्म व्यंजन है। तो ये तो हो गया हमारे किसके आधार पर? अभी जो हमने देखे थे वो प्राण वायु के आधार पर। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम देखते हैं आवाज या कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण है वो होता है अघोष और सघोष, अर्थात घोष के साथ, आवाज के साथ, ज़्यादा आवाज के साथ और एक कम आवाज के साथ। अघोष यानी बिना घोष के, घोष, सघोष यानी घोष के साथ। अब सबसे पहले हम अघोष देखते हैं। अघोष में क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कोई कंपन नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता, उन्हें क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन कहेंगे। अब अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी मानेंगे हम? 13। कितनी मानेंगे? 13। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। इसमें अब आगे के अलग और पीछे के अलग हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये हो गए क्या? हमारे अघोष
वर्ण। इसके बाद आगे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अब ऊष्म व्यंजनों में हमें पता है कि श, श, स और ह, ये जो है क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें से ये जो तीन हैं ये तो आते हैं अघोष में, और ह जो आता है वो सघोष में आता है। यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऊष्म व्यंजन का श तो आता है, श वाला जो पोर्शन है वो तो किस में आ जाता है, अघोष में आ जाता है, और ह जो है वो सघोष में चला जाता है। तो कुल कितने वर्ण हो गए, 13। अब हम देखते हैं सघोष। सघोष क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां विशेष कंपन करती है, मतलब जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। अब सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। इन्हें हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 31। बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी, 31। तो प्रत्येक वर्ग जो है, एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। अघोष में हमने क्या देखा था, पहला और दूसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा निकाल दो, बाकी बचा 3, वो क्या हो जाएंगे, सघोष बन जाएंगे। इसके बाद क्या है, अंतस्थ व्यंजन, यर, लव, ये भी क्या हो जाते हैं, सघोष हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन में मैंने आपको बता ही दिया था पहले, केवल ह वर्ण जो है वो ऊष्म व्यंजन में, ह वर्ण किस में आएगा, सघोष में आएगा, और सभी स्वर आ जाते हैं किसमें, सघोष में। अब हमने देखा है अभी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है, क में देखिए, क ख छोड़ दो, ग घ ड, च छोड़ दो, छ भी छोड़ दो, ज झ य, ट छोड़ दो, ठ छोड़ दो, ड ढ ण, त छोड़ दो, थ छोड़ दो, क्या बनेगा, द ध न, प फ छोड़ दो, ब भ म, ये सब क्या है, सघोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजन में ह है और सभी स्वर हैं, तो ये सब मिलाकर क्या बन रहे हैं, सघोष वर्ण बन रहे हैं। तो हमने देखा पहले तो अभ्यंतर प्रयत्न, और वो हमने दोबारा से समझ भी लिया था। अब हमने देखे बाह्य प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्न में हमने दो प्रकार से देखे हैं, एक श्वास प्राणवायु के आधार पर, और दूसरा हमने देखा नाद अर्थात आवाज़ या कंपन के आधार पर। श्वास प्राणवायु के आधार पर हमने देखा था अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में संख्या थी कुल टोटल 30, जिसमें अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है और अल्प प्राण स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद हमने देखा था कि जो 19 संख्या है इनमें कौन कौन से वर्ण आ रहे थे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा था, अंतस्थ व्यंजन आ रहे थे, और स्वरों में 11 स्वर थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर वो कितने हो रहे थे, 19 और 11 30। महाप्राण था, महाप्राण वर्णों की संख्या 14 थी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कैसे निकालना था वो भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको याद रहे इंग्लिश वाली ट्रिक से। इसके बाद ऊष्म व्यंजन थे श श श, तो इस प्रकार से वो दोनों मिलाकर कितने हो रहे थे, 14 संख्या हो रही थी उनकी। इसके बाद हमने पढ़ा नाद या कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अघोष वर्णों की संख्या 13 मानी थी, जिसमें था प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन में श श श, और आगे कुछ नहीं। इसके बाद हमने सघोष या घोष वर्ण देखे थे। सघोष या घोष व्यंजन में हमने कुल संख्या कितनी देखी थी, 31, जिनमें से व्यंजनों की जो संख्या थी वो थी 20 और वर्ण स्वरों की संख्या थी 11, तो कुल हो रहे थे वो 31। अब वर्ण जो थे, व्यंजन जो थे, उन व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में से बचा हुआ ह,
इस प्रकार से उन सबको मिलाकर हो रहे थे वो 20 और सभी स्वर अर्थात 11 मिलाकर हो गए टोटल 31। तो ये था हमारे आज स्वरों व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम पहले देख चुके हैं, अभी हमने व्यंजनों का वर्गीकरण भी आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने वर्ण विचार में अब तक पढ़ा है वर्ण क्या है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है, भाषा क्या है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है। वर्णमाला में हमने सबसे पहले स्वर व्यंजन दोनों देख लिए थे। व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं अभी और स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार से आज हमारे वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है इसमें हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़कर इसे कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगली क्लास में जब भी आएंगे नए टॉपिक के साथ आएंगे और साथ ही में या तो इससे अगली क्लास ही होगी या फिर उसके बाद वाली क्लास होगी। ये जो हमने पढ़ा है अब तक इसका हम अभ्यास करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो प्लीज़ आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और इसी आशा के साथ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आज मैं आपसे विदा लेती हूँ कल अगली क्लास तक के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी आप जैसे जो आपके और फ्रेंड्स हैं वो भी इसको पढ़ सके, समझ सके। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।